लोग कहते हैं ये जो शशि सेंटर है वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता पैदा होते हैं या लोगों को यहाँ उस प्रकार इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो आगे जा कर के देश समाज हित में काम करते हैं। ये सेंटर कैसे और किस उद्देश्य से बनाया गया था? त्याग पर आधारित समाज सेवा जो है वो सरकार की काम नहीं है, न पॉलिटिकल पार्टी का काम है। वो है सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम, जो जनता को अपने दिल में बिठा के उनकी समस्या हल करने का कोशिश करते हैं। तो शशि उस प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए लाइट हाउस है, माने प्रकाश स्तंभ है कि लोग यहाँ से दूर से बैठ कर देखते हैं कि अच्छा हम थक गए, अब शशि जा सकते हैं, हम वहाँ थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, बौद्धिक कसरत भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देश में कई जगह ऐसे सेंटर्स हो जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता थकने पर, निराश होने पर जा सके, दोबारा चार्ज करके समाज में वापस आ सके। तो उस प्रकार का एक केंद्र शशि है। दक्षिण भारत में ऐसे केंद्र देश के अलग अलग भागों में बनाने की बात चल रही है और आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भौगोलिकरण की इस दुनिया में जहाँ आर्थिक संसाधन इकट्ठा करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं, सारे मूल्यों को त्याग कर भी संसाधन इकट्ठा करने में लगे हैं, सुविधा इकट्ठा करने में लगे हैं, ऐसे समय समाज के लिए काम करने वाले लोगों को मदद करना और ऐसे पत्रकारों को साथ देना, ऐसे सामाजिक साथियों को साथ देना, ऐसे मूर्तिकारों को साथ देना, ऐसे अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था पर काम करने वालों को साथ देना, उसके लिए केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो समाज सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, समाज कुछ मूल्यों से चलता है और मूल्यों का विकास इस केंद्र में होता है और उसके लिए केंद्र का स्थापना हुई है। जी, आप एक शॉर्ट रूप में बताएंगे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं माजा कोइने कौन थे और किस प्रकार उसका भारत में अभी लोग अनुसरण करके चल रहे हैं? श्री माया कोइने एक साइकार्टिस्ट नर्स थे और फोटो जर्नलिस्ट थे। अब जब कोई पत्रकार को हम अवार्ड देते तो क्यों देते, वो खुद भी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थी माया कोइने। वो स्विट्ज़रलैंड की हैं और वो भारत में आई और भारत के हमारे काम से प्रभावित हुई और उनको लगा कि सब काम ठीक चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को थकने पर, निराश होने पर मदद करने वाला केंद्र नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये केंद्र का स्थापना की, शशि केंद्र का स्थापना की और वो आज जीवित नहीं है, लेकिन उनकी याद में निरंतर हम लोग अवार्ड दे रहे हैं लोगों को, ताकि उनकी याद बना रहें और उन्होंने जो त्याग किया है, तपस्या किया, उसको लेके लोग आगे बढ़े। तो त्याग और तपस्या को जनरेशन से जनरेशन की ओर ले जाने का काम जो है, महात्मा गांधी ने इतना त्याग तपस्या किया, विनोबा भावे ने इतना त्याग तपस्या किया। तो त्याग तपस्या से आधारित एक जीवन शैली है हमारा भारत का कि माँ त्याग तपस्या करती है, इसलिए बच्चे माँ को इतना सम्मान देते हैं। तो त्याग तपस्या को एक मूल्य बनाए जीवन का, वो माया ने करके दिखाया और उस मूल्य को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है, अवार्ड का कार्यक्रम है और कई प्रकार का कार्यक्रम है। तो इस बार भी कई लोग इस कार्यक्रम में भाग लेके प्रभावित होकर वापस जा रहे हैं। जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में काम किए। अभी वर्तमान में अगला फोकस किन मुद्दों पे, किन कार्यक्रमों पे होगा आपका? मेरे मन में सबसे अभी जो तकलीफ़ है वो विस्थापन को लेकर। मैं देखता हूँ कि विकास के इस दौर में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग अपने अपने जान बचाने के लिए खदान के इलाके से भाग रहे हैं या जंगल से भाग रहे हैं, कई जगह से अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि सड़क चौड़ा हो रहा तो भागना है, फ्लाईओवर बन रहा हो तो भागना है, डैम बन रहा हो तो भागना है, कोयला खदान हो वो तो भागना तो गरीब को ही है। तो विस्थापन की जो विषमता है उसको लेके मैं चिंतित हूँ, क्योंकि ये सब लोग कहाँ जाएंगे। बिहार जैसे प्रांत में जब यात्रा करते समय मैंने देखा लोग ऐसे हैं जो 4-4 बार विस्थापित हो गए हैं। तो 4 बार किसी पेड़ को आप उखाड़ दोगे तो उसका जड़ कैसे पकड़ेगा, वो कभी ज़िंदगी में जड़ नहीं पकड़ सकता। ऐसे लोगों को भी जड़ पकड़ने का टाइम चाहिए, तो उसको समय नहीं दे रहा है, बार बार उखाड़ के फेंक रहे हैं हम लोग, और आदिवासियों को भी फेंक रहे हैं, दलितों को भी फेंक रहे हैं, गरीबों को भी फेंक रहे हैं। तो
मेरा मन कह रहा है कि विस्थापन का जो जो मामला है, इस पर काम करना होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है अहिंसा को दुनिया भर में बढ़ाना। क्योंकि गाज़ा का युद्ध है और वहाँ का जो जो यूक्रेन का युद्ध है, जिस प्रकार युद्ध सामग्री, युद्ध का हथियार तेज हो रहा है और जिस प्रकार विनाश लीला चल रहा है, उसको लेके लगता है कि मनुष्य के अंदर हिंसा को लेके बहुत रुचि पैदा हो गया है कि हम ताकत दिखाएं कमज़ोरों के ऊपर। तो एक अहिंसक जीवन पद्धति सीखना ज़रूरी है, जो वो हमारे जीवन में भी अहिंसा हो, हमारे कार्यक्रम में भी अहिंसा हो, हमारे देश दूसरे देश से रिश्ते में भी अहिंसा हो। अहिंसा का बहुत अभाव है और महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर में अगर कोई चीज़ हमको सिखाया कि अहिंसा में हिंसा से ज़्यादा ताकत है। और अगर आप समझते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप हिंसा से भी ज़्यादा ताकतवर ढंग से अहिंसा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए हिंसा को ग्लोरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, अहिंसा को ग्लोरीफाई करो। तो अब आज दुनिया में बहुत सारे देशों से निमंत्रण आ रहा है कि अहिंसा शास्त्र को समझाइए कि अहिंसा भी एक शास्त्र है। जैसे बाकी सब शास्त्र सीखना, वैसे अहिंसा शास्त्र भी सीखना है कि अहिंसा पर आधारित सरकार चलाने का क्या नीति है, अहिंसा पर आधारित एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अहिंसा पर आधारित संस्थाएं संगठन कैसे चलाया जाए, अहिंसा पर आधारित आंदोलन कैसे किया जाए, अहिंसा का जो अलग अलग आयाम कि अहिंसक जीवन पद्धति को कैसे बढ़ाएं, इसको सिखाने की ज़रूरत है। तो एक तरफ मैं चाहता हूं कि विस्थापन से विषम परिस्थिति में जो लोग हैं उनके लिए काम करूं, दूसरी तरफ अहिंसा का जो सिद्धांत है उनको दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए काम करूं, प्रशिक्षण के माध्यम से और सेमिनार के। सभी राज्यों में राजा जी की मांग होती है और आप जहाँ तक हो सके पहुँचते हैं, लेकिन राजा जी के रिटायर होने के पहले और कितने राजा जी तैयार करके जाएंगे आप? ऐसी कोशिश रहा है ज़िंदगी भर में कि लोग इन मूल्यों को जीने के लिए तैयार हों। सत्य का मूल्य, अहिंसा का मूल्य, सादगी का मूल्य, श्रम का मूल्य। तो कोशिश ये रहा है कि इन मूल्यों को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़े समाज में। और पिछले 40-50 साल मैंने और कुछ नहीं किया, युवा प्रशिक्षण के माध्यम से नए साथियों को तैयार करने का ही काम किया है। थोड़ा 4 कदम ज़्यादा चला होगा, थोड़ा कम चला होगा, लेकिन सब लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम लोग कोई महात्मा गांधी जितना किया कर नहीं सकते, लेकिन उसका अनुकरण कर रहे हैं। वैसे हो सकता है कोई कहे हम तो राजा जी तो नहीं बनना चाहता, लेकिन उनका अनुकरण करना चाहते हैं। तो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किसी को दूसरा बनने की ज़रूरत नहीं है, गांधी बनने की ज़रूरत नहीं है, विनोबा बनने की ज़रूरत नहीं है, सुब्बाराव बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर चल सकते हैं। और आप खुद बन सकते हो, आप खुद ही एक ऐसा नेतृत्व बन सकते हो दूसरों के रास्ते पर चलकर। तो उस दिशा में बहुत लोग चल रहे हैं। कुछ लोग मैं मानता हूँ को कामयाब होंगे उसको करने में, कुछ लोग शायद जल्दी थकेंगे, तो समय बताएगा कि कितने लोग तैयार हो गए हैं। लेकिन कोशिश बहुत चला है कि 40 साल की कोशिश रहा है कि लोगों को एक नए ढंग से सोचने के लिए, नए ढंग से काम करने के लिए, नए ढंग से चलने के लिए प्रेरित करें। तो वो उतना ही हर व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं? तो जैसे हम गांधी से प्रेरणा लेके अपने काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई हमारे काम से प्रेरणा लेके अपने काम को आगे बढ़ाए। जी, कई बार ये छोटे आरोप भी देखने को मिलता है कि राजा जी प्रशासन और सरकार विरोधी जो कार्यकर्ता कहें या एक आदमी कहें, वो तैयार करते हैं। इस पे क्या बोलते हैं आप? तो इसको मैं विरोध नहीं मानता कि आप गरीबों के पक्ष में हैं। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये है कि लोगों को, युवाओं को गरीबों के पक्ष में तैयार कर रहे हैं। और गरीबों के पक्ष में हैं तो वो गरीब लोग संगठित होकर भ्रष्टाचार के विरोध में बात करेगा, तो सरकार को लगता है हमारे विरोध में, वो भ्रष्टाचार के विरोध में बात कर रहा है, विस्थापन के विरोध में बात कर रहा है, अन्याय के विरोध में बात कर रहा है, अत्याचार के विरोध में बात कर रहा है। तो विरोध तो है ही, लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी अत्याचारी है तो उनको लगता है मेरे विरोध में है,
कोई भ्रष्टाचारी है तो उनको लगता है मेरे विरोध में है। तो जिस प्रकार की व्यवस्था हमने कायम की है, अच्छे काम से विरोध में लगने लगता है कि ये कहने के बदले लोग जागृत होकर अन्याय, अत्याचार, अनीति से मुक्त एक समाज की रचना करना चाहते हैं, उसमें राजगोपाल मदद कर रहे हैं। उसको बताने के बदले ये जिनको जिनको तैयार कर रहे हैं, ये सब सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं। तो ये समझना है, क्या सरकार ऐसा हो गया, पूरे देश में सरकार ऐसा हो गया कि सब अत्याचार करने वाले, अन्याय करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले हो गया कि हर अच्छे काम उनको बुरा लगने लग जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक समझने की कोशिश तरीका है कि क्या इस समय सरकारें और सरकार में बैठे हुए लोग इतने जन विरोधी हो गए कि उनको हर जनता के काम बुरा लगने लगे, या भूमि मांगें तो बड़े आदमी को लगे कि अच्छा भूमि गरीबों को क्यों मिलना चाहिए। गरीबोन्मुखी काम करना, गाँवोन्मुखी काम करना कोई सरकार विरोधी काम नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मुझे आगे भी काम करना हो तो यही करूँगा कि गरीबों के पक्ष में करूँगा। अगर उससे कुछ सरकार को दुख पहुँचता है तो उनको स्वयं सोचना है कि हम अपने व्यवस्था को इतना निर्दयी क्यों बना दिया कि लोगों के हर बात बुरा लगने लग जाए। तो ये एक समझने की तरीका है कि जी सोचने की तरीका। राजा जी, एक आखिरी सवाल, आपको अपने जीवन में इस लाइन में आने के लिए कहाँ से प्रेरित हुए या किन की प्रेरणा मिली थी? तो ये तो जिस जिस वातावरण में आप पलते हैं वही आपको प्रेरणा देता है, नहीं? तो मैं मेरे बचपन में जो माहौल में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, जिस प्रकार के स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस प्रकार के परिवार से आया हूँ, तो वो सब एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत रहा है कि ऐसे कुछ अच्छे शिक्षक लोग मिल गए, ऐसे कुछ अच्छे गुरुजी लोग मिल गए। फिर राधा कृष्ण मेनन जैसे, सुब्बराव जी जैसे, ऐसे कई लोगों से संपर्क में आने का मौका मिला और धीरे धीरे लगा कि ये रास्ता अच्छा है, इस रास्ते पर चल के आप बहुत सारे लोगों का मदद कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे मैं थोड़ा भिन्न इस दृष्टि से रहा, जो आपका पहला सवाल है कि मैं लोगों को संगठित करने में विश्वास रखता हूँ, उनके आवाज़ को बुलंद करने में विश्वास करता हूँ। मेरा जो सर्वोदय है, मेरा जो गांधी जी का काम है, वो थोड़ा संगठनात्मक काम है। जैसे महात्मा गांधी ने पूरे देश में लोगों को संगठित करके ब्रिटिश लोगों के विरोध में तो आंदोलन किया, वो जो पहलू है वो मेरे काम में कुछ ज़्यादा है। बाकी लोग सब सेवा के काम में ज़्यादा है कि स्कूल चला लेंगे, गांव में टॉयलेट बना लेंगे, हम ये कर लेंगे वगैरह। लेकिन लोगों को संगठित करके एक अन्याय के विरोध में आवाज़ करने का जो तत्व है मेरे काम में कुछ ज़्यादा है, या लोगों को संगठित करके भूमि के लिए आवाज़ उठाने का काम मेरे काम में ज़्यादा है। तो इसलिए लगता होगा कि ये जो थोड़ा आंदोलनात्मक काम का भूमिका मेरे काम में ज़्यादा है, और वो सेवा का जो बिल्कुल सेवा वाला जो काम है वो रास्ता थोड़ा कम है। तो मैं मानता हूँ कि संगठनात्मक तरीके से लोगों के अभिव्यक्ति से, लोगों के ताकत को बढ़ा के आप एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। दे दे के लोगों के गांव में जाकर उनका सेवा कर कर के वो हो नहीं सकता। विनोबा जी भी कहते थे कि बहुत दिन तक वो गांव में जाकर संडास साफ़ किए, फिर कहा कि ये क्या खेल है, मैं रोज़ जाकर साफ़ करूँ, रोज़ गंदा करें, इसमें क्या होने वाला है। उन्हीं को जागृत करो कि अपने गांव को साफ रखने का वैसे ही कार्यक्रम है अपने जिस प्रकार आपने चंबल में जो डकैत थे उनको आत्मसमर्पण कराया था, जिनकी चर्चा आज भी होती है आपकी बातों में। अगर हम कल वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार नक्सलवाद पनपा, कल फोर्स के द्वारा 17 नक्सलियों को गोली मारी गई, इस संबंध में छत्तीसगढ़ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका विचार क्या कहता है? मैं कई बार वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात किया है कि पूरे सर्वोदय गांधीयन विचार पर विश्वास करने वाले लोगों को इस काम सौंपिए कि हिंसा पर विश्वास करने वाले लोगों का संवाद करना, जैसे चंबल घाटी में हुआ कि हिंसा पर विश्वास करने वाले लोगों से संवाद करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इस रास्ते पर, जब आपके पास एक डेमोक्रेटिक दुनिया है जहां आप चाहें तो चुनाव लड़के अधिकार में आ सकते हैं। आखिर बंदूक की लड़ाई अधिकार के लिए है ना, कि हम बंदूक से अधिकार में आएंगे, फिर एक नया समाज बनाएंगे। आप बैलेट से भी आ सकते हैं, बंदूक से आने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने
नेताओं से भारत के प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तब से उनसे लेके बहुत लोगों से मैंने बात किया, बहुत बार चिट्ठी लिखा। ये काम जैसे चंबल घाटी में सर्वोदय गांधीयन ग्रुप को सौंपा, वैसे आप सर्वोदय गांधीयन ग्रुप को सौंपिए। हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान हो, उनको कुछ तकलीफ उठाना पड़े, उठाने दीजिए ना। अगर गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग तकलीफ क्यों नहीं उठाएंगे? शायद उनकी बात न माने नक्सली लोग, लेकिन बात तो करें। तो मैं सोचता था कि समझ बंदूक के आधार पर समस्या चंबल घाटी में भी ख़त्म कर सकते थे, आपस में मारकाट करके, लेकिन संवाद से हुआ वहाँ। तो वो उसका फ़ायदा सब लोगों को हुआ कि एक शांति का माहौल बना। तो मैं चाहता था छत्तीसगढ़ में और पूरे इलाके में जहाँ जिसको दंडकारण्य के रूप में लोग परिभाषित करते हैं, उस इलाके में एक राउंड का बातचीत हो, काम हो। 8-10 साल लगेगा तो लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे नौजवानों को हम समझा के वापस ला सकते हैं। और उनके जो फ्यूटिलिटी है, इतने साल काम करने के बाद भी आदिवासियों की ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क नहीं ला पाया, तो आपके कार्यशैली में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। तो कार्यशैली बदलो और उतना ताकत जो है अहिंसात्मक तरीके से लोगों के बदलाव के लिए इस्तेमाल करो। तो मुझे लगता है कि संवाद का बहुत गुंजाइश था, तो गुंजाइश नहीं हुआ। लेकिन स्टेट हमेशा इसी पर विश्वास करेगा कि हम मार्केट ठीक करेंगे, तो उनकी कोशिश जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आदिवासियों के इलाके में जो अन्याय है, शोषण है, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कारण है जिस कारण से बंदूक लेके किसी को आने का मौका देते हैं कि अच्छा इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं बंदूक उठाता हूँ। इसको गांधी जी कहते हैं मिसगाइडेड रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, जिसको किसी ने समझा दिया बंदूक से समस्या हल कर सकते हो, लेकिन वो मिसगाइडेड है। तो लेकिन समस्या तो वैसी है ना, आप तो इनको मार देंगे, उनको मार देंगे, इनको जाने से रोक लेंगे, लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी में जो समस्या है, पानी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये तो वैसे की वैसे रहेगा ना। तो इसलिए समस्या मुक्त करके हिंसा को समाप्त करना, और हिंसा को समाप्त करना, समस्या को वैसे रखना, इसमें बहुत फ़र्क मानता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप पानी को साफ़ कर दीजिए, मच्छर नहीं पैदा होगा। आप मच्छर मारने में ही क्यों लगे हुए हो ज़िंदगी भर, तो पानी को साफ़ करने में क्यों नहीं लगे हो? तो पानी को साफ़ करने का जो काम है उसको करना चाहिए, ताकि समाज अच्छा रहे, वहाँ किसी बंदूक वाले की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसे एक नए समाज रचना के बारे में मैंने निरंतर बात किया। अभी जिस दिन सरकार को समझ में आएंगे तो वो हमसे बात करेंगे। हम लोग तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं इस काम के लिए। जी राजा जी, आपने चर्चा के लिए हमें अपना मूल्य